स्वागत है आप सभी शिक्षक भाई एवं शिक्षिका बहनों का। तो हम जो आज सेशन लेकर के आए हैं आप सभी के लिए वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का वॉल्यूम 3 यानी भाग 3 का लेकर के आए हैं। तो गाइज हम जो आज चर्चा करने वाले हैं ध्यानाकर्षण भाग 3 में, तो इसका जो मेन पॉइंट होगा, इस सेशन का जो मेन पॉइंट होगा, उस मेन पॉइंट का नाम है गाइज कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक। कहने का मतलब हुआ कि कक्षा शिक्षण करने से पहले यानी कक्ष में शिक्षण कार्य करने से पहले यानी कक्षा कक्ष में पढ़ाने से पहले किस रणनीति के साथ जाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ाते समय कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ करना चाहिए, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस ध्यानाकर्षण मॉड्यूल का यानी यह जो मॉड्यूल है टीचर हैंडबुक शिक्षक हस्त पुस्तिका, यह मॉड्यूल का जो भाग 1 और भाग 2 का क्लास है, भाग 2 और 1 का जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। गाइज हमारा जो यूपी बोर्ड द्वारा, यूपी सरकार द्वारा जो मॉड्यूल तैयार किया गया है समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश के माध्यम से, तो ये जो मॉड्यूल तैयार किया गया है वे सभी शिक्षकों के लिए, शिक्षा मित्र संबंधी या जो भी शिक्षक कार्यरत है उनके लिए यह मॉड्यूल तैयार किया गया है। और यह मॉड्यूल का एक लक्ष्य और एक उद्देश्य यह है कि बच्चों का समग्र विकास हो, बच्चों के अधिगम में संवर्धन हो, बच्चों के जो सीखने की गति में जो कमी है, सीखने की गति में परिवर्तन लाया जाए, बालकों के अधिगम रिक्तियाँ यानी जो सीखने का जो गैप है, लर्निंग गैप है, इसको दूर करने के लिए मॉड्यूल निकाला गया है। और इस मॉड्यूल में हम लोगों को 3 मॉड्यूल पे चर्चा करना है। मॉड्यूल 1 है आधारशिला। तो गाइस आधारशिला के बारे में भी फर्स्ट वीडियो आप लोगों का अपलोड हो चुका है। यह मॉड्यूल 2 है यानी ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण का संबंध होता है उपचारात्मक शिक्षण से। उपचारात्मक गाइस कहने का मतलब रिमीडियल टीचिंग, यानी आप बच्चों को शिक्षण करते समय कैसे अट्रैक्ट कीजिएगा अपने ओर, इसीलिए इस मॉड्यूल का नाम है ध्यानाकर्षण। तो गाइज चलेंगे इस ध्यानाकर्षण का पार्ट 3 की ओर। इससे पहले आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जो IVRS से जो कॉल आएगी, जो भी शिक्षक है उनको एक कॉल आएगी IVRS। इसका मतलब होता है गाइज बताते हैं, हम आपको लिख करके नोट करके देख लीजिए आप लोग। IVRS, इससे जो आपको कॉल आएगा यानी इंटीग्रेटेड वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम के माध्यम से जो आप लोगों का जांच परीक्षा होगा आप सभी शिक्षकों का, इसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं कि हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम इस वीडियो में मात्र ये 2 चीज़ पे ही चर्चा करेंगे, एक परिप्रेक्ष्य और दूसरा शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी, यानी कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं जब तकनीक बनाएंगे तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य होगा, यानी रणनीति बनाएंगे तो उसका क्या परिप्रेक्ष्य होगा। उसके बाद सेकेंड है कि शिक्षण कार्य करने से पूर्व की तैयारी, यानी जब आप वर्ग कक्ष में टीचिंग के लिए जाइएगा तो उससे पहले आपका कैसी तैयारी होना चाहिए, आपको क्या तैयार करके जाना चाहिए, किस ढंग का लेसन प्लान, लर्निंग प्लान साथ में ले जाना होगा, किस प्रकार का TLM ले जाना होगा, किस प्रकार का टीचिंग एड का यूज करना होगा, यानी शिक्षण सहायक सामग्री जिसको TLM के नाम से हम लोग जानते हैं, टीचर लर्निंग मटेरियल। तो गाइस चलिए अब हम चलते हैं परिप्रेक्ष्य के बारे में। परिप्रेक्ष्य ध्यानाकर्षण। तो गाइस एक बार आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि ध्यानाकर्षण ये जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, इसका संबंध है रिमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण से। उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक। तो गाइस उपचारात्मक शिक्षण का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी हम बता देते हैं, जान लीजिए। बालकों के अधिगम रिक्तियाँ यानी बालकों में जो कमी है, सीखने की प्रक्रिया में जो कमी रह जाती है, उस कमी को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। और गाइस उपचारात्मक शिक्षण का एक और पहलू है निदानात्मक। तो निदानात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है कि बच्चों के कमियों के बारे में पता लगाया जाता है और उपचारात्मक शिक्षण में उस कमियों को दूर किया जाता है, यानी ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी इसका निवारण किया जाता है।
तो गाइज आप लोग ये समझ गए होंगे ध्यानाकर्षण के बारे में, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो चलिए चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियाँ एवं तकनीक। यानी कक्षा शिक्षण के लिए, यानी जब आप क्लासरूम में टीचिंग के लिए जाइएगा तो आप किस प्रकार की रणनीति के साथ, किस प्रकार की टेक्निक के साथ जाइएगा कि आपका शिक्षण प्रभावपूर्ण हो, आपका शिक्षण प्रभावशाली हो। तो आइए हम परिप्रेक्ष्य इसका क्या दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। गाइस ये जो यहाँ पे जितना दिया गया है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देख लीजिए। ये जितना जो दिया गया है इसके पढ़ने का पूरा एक ही मतलब आप लोगों का निकलेगा, और वो मतलब ये होगा गाइस कि विद्यार्थियों के वास्तविक अधिगम स्तर के बारे में पता करना, और जो उनके अधिगम में गैप है, यानी अधिगम रिक्तियाँ में जो कमी है, अधिगम रिक्तियाँ हैं, सीखने के क्षेत्र में जो कमी है उस कमियों को दूर करना, और फिर जो रिक्तियाँ मिलेगी उससे उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उस कमी को दूर करना। इसी के बारे में आप लोगों को इसमें पूरे डिटेल से पढ़ना है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, देखिए क्या कर रहा है। एक ऐसी कक्षा जहाँ विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे हैं, यानी कहने का मतलब हुआ गाइस कि एक ऐसा कक्षा यानी जहाँ पे विभिन्न अधिगम स्तर कहने का मतलब होता है गाइस जिनके सीखने का गति सामान्य है, कुछ के सीखने का गति तीव्र होता है, कुछ के सीखने का गति उससे भी ज़्यादा तेज होता है, और कुछ जो होते हैं इडियट होते हैं। तो उसमें अगर समान रूप से शिक्षण करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। कहने का मतलब कि जब आप वर्ग कक्ष में टीचिंग का कार्य कर रहे होते हैं, शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे विभिन्न अधिगम स्तर वाले बच्चे होते हैं। अगर उस सिचुएशन में आप जनरल टीचिंग कीजिएगा, समान रूप से शिक्षण कार्य कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान कक्षा के जो पाठ्यक्रम है उस पर अगर आप कार्य कीजिएगा तो बच्चों को जो सीखना है, जो आपको सिखाना है, वो बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। और ये क्या है कि इस प्रक्रिया में जब ऐसा होगा, बच्चा जब सीख नहीं पाएगा तो कक्षा से और अंत में विद्यालय से भी दूर हट जाएगा। यानी विद्यालय से दूर रहने का मतलब होता है ड्रॉप आउट रेट, यानी बालक को जब पढ़ाइएगा और वो बालक अच्छे ढंग से नहीं सीख पाएगा, नहीं समझ पाएगा, तो बालक विद्यालय से ड्रॉप आउट हो जाएगा, यानी विद्यालय छोड़ देगा, विद्यालय से दूर रहना पसंद करेगा। तो यही इसका परिप्रेक्ष्य है। अगर ऐसा सिचुएशन आपके वर्ग कक्ष में क्रिएट हुआ जहाँ पे विभिन्न अधिगम स्तर वाले बालक आते हैं और आप वहाँ पे जनरल टीचिंग करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके वर्ग कक्ष से ड्रॉप आउट होने की रेट, यानी ड्रॉप आउट का जो रेट है, दर है, यानी विद्यालय से दूर होने का जो दर है उसमें वृद्धि आ जाएगी। तो इसे कम करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसी स्थिति में आप एक शिक्षक होने के नाते क्या कीजिएगा, तो ऐसी स्थिति में आपको एक ही कार्य करना होगा कि बालकों के अधिगम रिक्तियाँ में जो कमी है उस कमी को दूर करके आपको उसके सीखने के लेवल में, यानी अधिगम स्तर में परिवर्तन लाना होगा, चेंजिंग लाना होगा। इससे क्या होगा कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो बात दिया गया है इसका भी रूल का फॉलो हो जाएगा। ध्यानाकर्षण को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे गाइज, तो ध्यान प्लस आकर्षण, यानी जब आप शिक्षण कर रहे होते हैं वर्ग कक्ष में, किसी विषय वस्तु पे आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो बालकों के ध्यान आपके विषय वस्तु की ओर होना चाहिए। तो इसी का मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करना। तो ध्यान को आकर्षित करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने शिक्षण में परिवर्तन लाना होगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन लाना होगा, ऐसा लैंग्वेज यूज करना होगा जो बच्चों के मदर टंग से जुड़ा हुआ हो, वहाँ का लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, बच्चों का मातृभाषा होना चाहिए। तब जाकर के जो आपका शिक्षण होगा प्रभावपूर्ण होगा और बच्चों का जो ड्रॉप आउट होने का दर है उसमें कमी हो जाएगी। फिर भी इसमें दे दिया गया है कि ऐसी स्थिति में एक शिक्षक क्या करे। क्या यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षक आरंभिक परीक्षण के माध्यम से बच्चों की विषयवार वास्तविक अधिगम स्तर को इसे कैसे करना है, इस बिंदु पर हम लोगों ने विस्तार से विचार विमर्श कर साझा विकसित किए हैं। आधारभूत आकलन के पश्चात शिक्षक को बच्चों का स्तर वार समूह बनाना तथा आवश्यकतानुसार शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करवाना। कहने का मतलब हुआ गाइज कि जब आप बच्चों के लर्निंग गैप के बारे में जानिएगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सीखने का स्तर अच्छा है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें सीखने का लेवल थोड़ा डाउन है। तो आप क्या कीजिएगा, ये सभी विविधता को देखते हुए आप एक समूह का निर्माण कीजिएगा, आप एक ग्रुप का निर्माण कीजिएगा, और उस ग्रुप में जैसे मान लीजिए कि 5-5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाए तो 3
स्टूडेंट एक ग्रुप में होगा जनरल स्टूडेंट और 2 ग्रुप होगा हाई लेवल वाला, यानी हाई लर्निंग लेवल वाला होगा। उससे बालकों को ग्रुप शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, खुद से करके सीखने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा कि हमारा शिक्षण प्रभावी होगा। और यहाँ यह जानना आवश्यक होगा कि कार्य करने के पूर्व एक शिक्षक को क्या क्या तैयारी करनी होगी, यानी आप लोगों को वर्ग कक्ष में कार्य करने से पहले क्या क्या तैयारी करनी होगी, इसके बारे में जानते हैं। तो आइए गाइस अब हम पढ़ते हैं शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी। यानी वर्ग कक्ष में जब आप टीचिंग के लिए जाइएगा तो टीचिंग से पूर्व, टीचिंग करने से पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में जानेंगे गाइस। तो चलिए इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। क्या दिया गया है, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो आप लोगों का IVRS से कॉल आएगा, इंटीग्रेटेड वॉइस रिकॉर्ड सिस्टम के माध्यम से जो आप लोगों का टेस्ट होगा वो 100% इसी बुक से होगा, इसी हस्त पुस्तिका से होगा। और इस हस्त पुस्तिका का नाम है टीचर हैंडबुक ध्यानाकर्षण, जिसको 3 मॉड्यूल में प्रकाशित किया गया है। फर्स्ट है आधारशिला, सेकेंड है ध्यानाकर्षण और थर्ड है शिक्षण संग्रह। तो अभी हम लोग मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 पे कार्य कर रहे हैं। जैसे ही आप लोगों का कमेंट आएगा तो मॉड्यूल 3 पे भी कार्य करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलिए अब शिक्षण कार्य के पूर्व की तैयारी क्या होना चाहिए। जैसे आप वर्ग कक्ष में शिक्षण कार्य करने के लिए गए, मान लीजिए कि आपको जोड़ के बारे में पढ़ाना है, हिंदी में आपको अगर वर्णमाला पढ़ाना है या शब्द वाला पढ़ाना है या कविता कहानी पढ़ाना है, तो आपको उस कार्य जो शिक्षण कार्य करना है वर्ग कक्ष में, तो शिक्षण कार्य करने से पहले आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो आप लोगों ने जैसे गाइड किया होगा बच्चों को कि जो हम सिखा रहे हैं वो कितना सीखे या नहीं सीखे। तो गाइज आप लोग जैसे ही ट्रेनिंग किए होंगे, BTC किए होंगे, B.Ed किए होंगे, DLED किए होंगे या जो कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग किए होंगे, तो उसमें आप लोगों को स्कूल कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम दिया गया होगा, यानी विद्यालय में पढ़ाने का जो अनुभव है वो प्रदान किया गया होगा आपको ट्रेनिंग के माध्यम से। तो आप जब किसी वर्ग कक्ष में पढ़ाने गए होंगे तो आपको एक लर्निंग प्लान लेकर के जाना होता रहा होगा और एक TLM का यूज करना होता रहा होगा। तो ये सभी जो था शिक्षण कार्य करने से पूर्व की तैयारी। बट इस बुक में क्या क्या दिया गया है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आइए हम उन तैयारियों पर चर्चा करें जिसे आधारभूत आकलन के पश्चात बच्चों के साथ समूह में कार्य करने के पूर्व शिक्षक को जानना एवं नितांत आवश्यक होता है। अधिगम स्तर संबंधी सूची, यानी बालकों का जो सीखने का लेवल है उसके संबंध में पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप जिस वर्ग कक्ष में शिक्षण के लिए जा रहे हैं उस वर्ग कक्ष के जो बालक है उनका लर्निंग लेवल कैसा है, उनका जो पूर्व ज्ञान है वो किस आधार पे है। तो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही आपको क्या करना होगा कि शिक्षण कार्य करना होगा। चलिए इसके पूरे डिटेल से पढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि आरंभिक काल के बाद प्रत्येक बच्चे के अधिगम स्तर पर संप्राप्ति संबंधी एक सूची आपके पास होनी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो कि बच्चे ने किस किस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है तथा किन लर्निंग आउटकम पर उसके साथ और कार्य करने की आवश्यकता है। कहने का मतलब हुआ गाइस कि बालक को जब आप पढ़ाइएगा, कोई भी वर्ग कक्ष में जब आप शिक्षण कार्य करने के लिए जाइएगा, तो उस वर्ग कक्ष का बच्चों का एक रिपोर्ट आपके हाथ में होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं अधिगम स्तर संबंधी सूची। यानी जो आपका जो आधारभूत होगा, यानी जो फाउंडेशन असेसमेंट होगा, वो बच्चों की वर्तमान अधिगम स्तर के जानना तथा उसमें सुधार लाने वाला संबंधी होगा। यानी अधिगम स्तर संबंधी, यानी गाइस कहने का मतलब यह आप समझना है आपको कि अधिगम स्तर संबंधी सूची यानी लर्निंग रिपोर्ट। आपको वर्ग कक्ष में शिक्षण कार्य करने से पहले आपको उस वर्ग कक्ष का लर्निंग रिपोर्ट होना चाहिए। उसमें आपको क्या पता चलेगा कि प्रारंभिक आकलन के बाद बालक का अधिगम स्तर के बारे में शिक्षकों को जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा क्या सीखा है और उसे क्या क्या सिखाना आवश्यक है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यह फर्स्ट हुआ। सेकेंड क्या हुआ, समूह निर्धारण। समूह निर्धारण यानी ग्रुप का आप क्रिएशन कैसे कीजिएगा, किस प्रकार का आप ग्रुप बनाइएगा और वह ग्रुप का लीडर कैसे चूज कीजिएगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। जब अधिगम संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समूह निर्धारण कर ले, यानी अधिगम संप्राप्ति कहने का मतलब जो अधिगम का परिणाम आपके समक्ष प्राप्त हुआ है
उस परिणाम को ध्यान में रख कर के जब आप ग्रुप बनाइएगा तब आपका शिक्षण इफेक्टिव होगा। कहने का मतलब यह हुआ गाइज कि जब आप यानी वर्ग कक्ष, मान लीजिए कि क्लास 2 में आप शिक्षण कार्य करने के लिए गए, वहाँ पे 20 स्टूडेंट है, तो आपको 5 स्टूडेंट ऐसे मिले जो एवरेज से ज़्यादा सीख सकते हैं, उनका सीखने का लेवल अच्छा है, 5 स्टूडेंट का जनरल सीखने का लेवल है और 10 स्टूडेंट जो मीडियम वाले सीखने के लिए हैं। तो गाइज आप क्या कीजिएगा कि हर ग्रुप में एक एक तेज, दो तेज स्टूडेंट को बना करके बैठा करके एक ग्रुप का निर्माण करिएगा और वह ग्रुप को निर्धारित करके उसमें आप अधिगम गैप को दूर कीजिएगा, यानी लर्निंग गैप्स को दूर कीजिएगा। फिर है लर्निंग आउटकम की सूची। तो लर्निंग आउटकम की सूची कहने का मतलब हुआ गाइज कि जो आपके पास जिन लर्निंग आउटकम पर सीखने के अंतर के कारण कार्य करना है उनका एक क्रमवार सूची होना चाहिए। यानी जब आप टीचिंग के लिए गए तो टीचिंग के लिए जैसे ही जाइएगा उससे पहले आपको ये भी तैयार करना होगा कि बालक क्या जान रहे हैं और क्या नहीं जान रहे हैं, उसके आधार पे आपको शिक्षण करना होगा। यह सूची प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक होना चाहिए। यानी मैथ के लिए आपका अलग सूची होना चाहिए, हिंदी के लिए अलग सूची होना चाहिए, ईवीएस के लिए अलग सूची होना चाहिए, इंग्लिश के लिए अलग सूची होना चाहिए। तो ये होता है। अब ये है गाइज समय सारणी। तो गाइज समय सारणी को विद्यालय का रीढ़ माना जाता है और समय सारणी को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यानी जो मासिक समय सारणी होता है, मासिक कैलेंडर होता है, वह लचीला होता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। बट जो वार्षिक कैलेंडर होता है वो रिजिड होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो अब हम चलेंगे समय सारणी के बारे में। देखिए समय सारणी के बारे में क्या कहा गया है कि ध्यानाकर्षण शिविर के लिए सत्र के प्रारंभ में आरंभिक परीक्षण के पश्चात, यानी शुरू का जो परीक्षण होगा, यानी शुरू का जो ट्रेनिंग होगा, इसके पश्चात कार्य करने के लिए 50 दिनों की एक समय सारणी यानी टाइम टेबल तैयार किया गया होगा। परिशिष्ट 5 में दी गई है, प्रधानाध्यापक इसे समस्त शिक्षकों से साझा कर ले। इन 50 दिनों में चिन्हित लर्निंग आउटकम पर ध्यानाकर्षण तरीके द्वारा इसे कार्य करेंगे। यानी चिन्हित कीजिएगा कि लर्निंग आउटकम आपको कैसे मिला। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी। देखिए गाइस इस शिविर में क्या क्या बनाया गया है। समूह ए, समूह ए में देखिए प्रार्थना सत्र 7:30 से लेकर के 8 बजे तक। तो प्रार्थना सत्र में क्या होता है गाइस कि प्रार्थना सत्र में प्रार्थना, प्रेरणा गीत, राष्ट्रगान, समान ज्ञान, मूल्य शिक्षण और व्यक्तित्व स्वच्छता अवलोकन के बारे में, यानी जो चेतना सत्र होता है गाइज, उसमें पहले प्रार्थना होता है, मोटिवेशनल स्पीच होता है, जनरल नॉलेज की कुछ बातें बताई जाती है, न्यूज बुलवाया जाता है, नैतिक मूल्य वाली बात यानी जो विचार होता है वो बुलवाया जाता है, स्वच्छता के बारे में बताया जाता है, पर्यावरण संरक्षण के बारे में बताया जाता है। फिर होता है प्रथम वादन यानी फर्स्ट क्लास जो 8 से 9 बजे तक ये गणित का होगा, यह है ग्रुप ए के लिए। फिर होगा हिंदी के। इसी प्रकार से गाइस होते होते जो हमारा होता है संध्या कालीन तक आता है। तो इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग एक शिक्षक है तो इसको आप पूरा डिटेल से चर्चा करना कोई आवश्यक बात नहीं है। उसके बाद आता है विषयवार दिवसवार विभाजन। कहने का मतलब हुआ गाइस कि दिवस यानी दिन के हिसाब से जो विभाजन किया जाता है, यानी चिन्हांकित लर्निंग आउटकम के आधार पर विषयवार कितने दिन लगेंगे इस विषय पर दिवसवार विभाजन कर ले। इस तरह 50 दिनों का एक समय सारणी तैयार हो जाए, जिस समय सारणी की योजना निम्नांकित होगी। यानी प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 दिन की अवधि में क्या क्या होगा। कक्षा शिक्षण के लिए चयनित तकनीक, तो जो गाइस ये सब आप देख लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके खुद से नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका एक विशेष बात यहाँ पे है वो देख लीजिए क्या है। प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक समूह की आवश्यकता के आधार पर लर्निंग आउटकम का चयन करें, उनकी वरीयता का क्रमबद्धता रूप में ध्यान रखें तथा उनका पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तकों तथा उन अन्य सामग्री से सहसंबंध अवश्य बनाए रखें। यानी उनका जो पाठ्य पुस्तक है, कार्य पुस्तिका है, उससे वो सभी इंटर रिलेटेड रहे, जुड़े हुए रहे और लर्निंग आउटकम का चयन करके क्या करें कि समूह का निर्धारण करें और उनको वरीयता दें। फिर प्रत्येक सप्ताह सभी शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण के लिए 3-4 शैक्षिक तकनीकी का मुख्य फोकस रखते हुए कार्य करेंगे। कुछ तकनीकी जैसे बैठक व्यवस्था, रोचक प्रस्तावना, प्रश्न पूछना, TLM का उपयोग आदि का पुनरावृत्ति आवश्यक होता है। इसके बारे में जान चुके हैं। तो गाइस चलिए शिक्षण योजना क्या होता है।
तो गाइज हम पढ़ेंगे यह थर्ड पॉइंट नेक्स्ट सेशन में शिक्षण योजना के बारे में। तब तक के लिए वीडियो खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को गाइड सब्सक्राइब कीजिएगा। टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कराइए कीजिए और अपने फ्रेंड से करवाइए, ठीक है।